रशिया यूक्रेन युद्ध के 61 दिन बाद भी जंग की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ चैनल्स अब तक भ्रामक परमाणु बम फोड़कर तीसरा विश्व युद्ध करा ही चुके हैं, लेकिन ऐसी ड्रामेबाज खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ यह है कि युद्ध में सिर्फ तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। जंग में लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, अपनों को गंवाया है और पुतिन ज़ेलेंस्की न रुकने और न झुकने की जिद पर अड़े हैं। नमस्ते, मैं राशिद। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने कीव पहुंचे। अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात के पहले ज़ेलेंस्की ने कहा, आप आज हमारे पास खाली हाथ नहीं आ सकते हैं और हम न केवल गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, हमें चाहिए हथियार, हमें चाहिए विशिष्ट चीजें, हमें लड़ने के लिए आप जेट फाइटर दें, हमें मिसाइल दें। ये सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने कहा है। हालांकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि उसे चाहिए फाइटर प्लेन, उसे चाहिए भारी हथियार, उसे चाहिए हथियारों का जखीरा। सवाल नंबर 1, 61 दिन के बाद में पुतिन कहां पर खड़े हैं? 61 दिन के बाद में ज़ेलेंस्की को क्या मिला? जिद पर कौन अड़ा हुआ है? 9 मई की जो विक्ट्री डे परेड है, उससे पहले और उसके ठीक बाद क्या बड़ा होने वाला है? ये अगला सवाल है। 61 दिन के बाद आज की तारीख में दुनिया ने क्या गंवाया है, कितना खोया है, ये अगले 1 घंटे मेरे सवाल का पहला पहलू होगा। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। यूक्रेन के लवीव में रशिया ने कर दिया है मिसाइल अटैक। लवीव पर रशिया ने दागी कैलिबर मिसाइल। हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तहस नहस। पश्चिमी देशों से मिले हथियार हमले में तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के लवीव में रशिया ने मिसाइल अटैक किया। रूस ने कैलिबर मिसाइल दागी है। हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ये यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है, लेकिन वहीं सर्जेई लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं, उनसे जब रिपोर्टर ने यह कहा कि क्या आप टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, जवाब क्या था, सुनिए। Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. Depends on what he drinks or what he smokes. He says many things. President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. Depends on what he drinks or what he smokes. He says many things. एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है। खार्किव में रूसी सेना ने मचा दी है तबाही। खार्किव पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। रिहायशी इलाके में रशिया ने दाग दी मिसाइल। रूसी हमलों से कई इमारतें जलकर खाक। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बिग ब्रेकिंग आ रही है। ज़ेलेंस्की ने ललकारा है 61 दिन के बाद, और ज़ेलेंस्की ने कहा, हमारे शहरों की घेराबंदी की गई है, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने शहर छोड़ेंगे नहीं, गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। सुनिए। Буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем Сполученим Штатам з паном Блінкеним. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів, все покраще. मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एनालिस्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ, सुरेश गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ में हैं, आसिफ रमीज दाऊदी सऊदी अरब से लाइव है मेरे साथ में, दुनिया के जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, इट्स रियली बीन एन ऑनर। जब भी आप मेरी डिबेट में आप सभी लोग होते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, मेरा पहला सवाल आपसे है। जंग के 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, यानी 61 दिन होने को आ गए हैं। जंग की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। जंग कहां तक जाएगी, जंग का परिणाम क्या रहेगा? आज 61 दिन के बाद में रशिया कहां है, यूक्रेन कहां है और दुनिया किस मुहाने पर आकर के खड़ी है? राशिद, जय हिंद। आपने बहुत अहम सवाल किए हैं। 61 दिन बाद हम कहां खड़े हैं, विश्व कहां खड़ा है, रशिया कहां खड़ा है और यूक्रेन कहां खड़ा है, उसका सही आकलन बहुत जरूरी है। देखिए, 61 दिन के बाद जो युद्ध ने, जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो रशिया कहता है और जो ज़ेलेंस्की उसकी मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कह सकते हैं, मगर कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की साहब बहकावे में आकर के, या जो नाटो का है, जो अमेरिका का गेम अपने लोगों के ऊपर त्रासदी डाल रहे हैं, वो एक अलग पक्ष है। मैं अभी आता हूँ आकलन के ऊपर में, 61 दिन के आकलन। देखिए, 61 दिन में मेरा ऐसा मानना है कि जो रशिया ने ऑपरेशनली कहा है
और आ करके ये ऐसा नहीं कि फेक न्यूज कोई हो या मीडिया में चलाया हुआ। उनके सर्गेई लावरोव कहते रहे हैं, पुतिन साहब ने जो कहा उनका आकलन करना बहुत। मेजर जनरल से 10 सेकंड के लिए आई एम सो सॉरी आपको मैं रुक रहा हूं, एक ब्रेकिंग ले लेते हैं, उसके बाद यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। रूसी सेना पर यूक्रेन ने काउंटर अटैक अभी कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने ATGM से हमला कर दिया। लवीव में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक तबाह कर दिया। ये रशियन मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में रूसी टैंक तबाह कर दिया गया है। हम यहां पर एक बात कहना चाहेंगे कि हम कोई नैरेटिव सेट नहीं करते। जो यूक्रेनी मीडिया की खबर है वो हम यूक्रेनी मीडिया के हवाले से दिखा रहे हैं। रशियन मीडिया, पश्चिमी मीडिया, नेटो मीडिया, अमेरिकन मीडिया, जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं सिर्फ खबर के तौर पर हम दिखा रहे हैं। हम किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाएंगे, हम किसी भी तरह का डर नहीं फैलाएंगे। परमाणु हमले जैसा डर या फिर इस तरह की भ्रामक खबरें इंडिया न्यूज नहीं चलाता। मेजर जनरल के सिन्हा, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। देखिए, मैं इस ब्रेकिंग न्यूज पे आता हूं। हमें यदि ज्योग्राफी पता है यूक्रेन का, तो लवीव कहाँ है? लवीव वो शहर है जो कि उसके वेस्ट में पड़ता है, जो कि पोलैंड के साथ में और उनकी सीमाओं से लगता हुआ वेस्ट। वहां पर रशियन टैंक में अभी पहुंच गई है, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को नहीं है कि वो कैसे पहुंच गई वहां पर। वहां तो केवल एरियल अटैक्स आ रहे हैं या मिसाइल का हमला हो रहा है। लवीव पे तो ये अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है कि यदि दुनिया को नहीं पता है, कोई ज्योग्राफी का नहीं, तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जो यहाँ पर ज्यादा जोर रहा है। मैं वहां से लेता हूं कि क्या रशिया के, और मैं उनकी मीडिया की नहीं बात करूंगा, और जो ये सर्गेई लावरोव काफी बार आए हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर है, और जो पुतिन साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया है और 30 दिन के बाद फेज 1 हुआ है और फेज 2 आप देख रहे हैं। ठीक है। जो फेज 2 के अंदर में ईस्टर्न और सदर्न के ऊपर में मारियोपोल बोल रहे हैं, उनका दावा है कि 90% हमने गिरा दिया है, और गिर गया मींस एब्सोल्युटली बर्बाद है उनके मेजर हाथों जनरल में। के सिन्हा, चूंकि आप एक फौजी हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि अभी तक रशिया की तरफ से, चाहे वो पुतिन हो चाहे सर्गेई लावरोव हो, इन सभी का एक ही चीज कहना है कि हमने तो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है, हमने टारगेटेड अटैक किए हैं वहां पर जहां पर यूक्रेन की फौज का एस्टैब्लिशमेंट है। अभी तक क्यों टेक्निकली युद्ध का नाम नहीं दे रहे हैं पुतिन, जबकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं 61 दिन का युद्ध हमने झेला है। युद्ध नाम से पुतिन 61 दिन से बच क्यों रहे हैं सर? देखिए पुतिन साहब, ये युद्ध जब होती है, जब आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन नेशनल पार्क को आप झोंक देते हैं, और क्योंकि युद्ध होगा, यदि युद्ध होगा तो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर में उनके युद्ध हो सकता है। जब यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने बहुत लिमिटेड अपने संख्या बल जो है वो होती है, या उनके जो आर्म्स एम्यूनिशन है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसको यूज किया है, और बहुत लिमिटेड है। वो वहां जीतने नहीं आए हैं। बार बार कहते हैं कि हमें कोई कोई हमने वहां कब्जा करने नहीं आए। हाँ, वो मारियोपोल में कहते हैं कि उसका कंट्रोल हमारे पास होगा, डॉनबास का कहते हैं हमारे पास होगा, क्रीमिया का कहते हैं, खुल के कहते हैं। और देखिए डॉनबास में मैं इससे समीक्षा से आपको समझ में आ जाएगा। एजोवस्टल जो स्टील प्लांट के ऊपर में लड़ाई चल रही है, ये तकरीबन 11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक स्टील प्लांट है, जो कि ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर में जो अंदर की डिफेंस की जो प्रक्रिया है उसको जो बिल्ड किया गया है, और उसका अभी भी कंट्रोल है। वो एक मेटा बायोटा एक कंपनी है, जिसका कहा जाता है ज़ेलेंस्की साहब, हंटर बाइडेन साहब और वहाँ के एक ओलिगार्च है, वो चलाते हैं। एक सेकंड और लूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दावे, यहाँ पर करीब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 35 देशों के लोग फंसे हुए, ज्यादा से ज्यादा 370 हैं, जो कि टॉप एक लेफ्टिनेंट जनरल एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट। ये दावे हैं, ये प्रूफ क्या होंगे वो जमीन पे दिखाई देगा। और उन्होंने कहा है कि हम अंदर नहीं घुसेंगे और हम इनको एक फतिंगा भी नहीं निकलने देंगे। उसमें बायोलैब की भी बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ना मेजर जनरल, अब सवाल ये भी पैदा होता है, चूंकि आपने एक बात बोली हुई है ना कि हाँ पुतिन ये कह रहे हैं कि हमें कब्जा नहीं करना है, लेकिन मारियोपोल पर कब्जा एकदम सीधे तौर पर बता रहे हैं। लुहांस्क, डोनेस्क या डोनबास के इलाके में ये कहते हैं अपने टारगेट को हम पूरा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ओडेसा शहर में भी रशिया ने कर दिया है मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हुई है। ये यूक्रेन ने दावा किया है। हमले में 3 महीने की बच्ची ने भी अपनी जान गंवाई है। ज़ेलेंस्की बोले घिनौने दरिंदे हैं रूसी सैनिक। इस तरह की बातें ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मेजर जनरल के सिन्हा ने कहा,
मैं बिल्कुल सीधे ये कहूंगा, सनसनी हमें नहीं फैलानी है, भ्रामक खबरें हम नहीं दिखाते हैं, किसी भी तरह का ड्रामा हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, रशियन मीडिया, यूक्रेनी मीडिया या फिर पश्चिमी मीडिया, जितनी भी खबरें आ रही हैं, खबर को खबर की तरीके से हम दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है इसे परखने की भी जरूरत है। मेजर जनरल जेके परिहार, इस बीच 3-4 डेवलपमेंट बहुत 61 दिन में हुए हैं। अभी तक क्या था ना कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे थे, बाकी देशों के अधिकारी जा रहे थे, पश्चिमी देशों के कई के मंत्री पहुंचे हुए थे कीव में, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने ही कीव का दौरा कर लिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि यहां पर से दौरा करने मत आइए, हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर देना है तो हथियार दीजिए, अगर देना है तो जखीरा दीजिए, अगर देना है तो जेट फाइटर आप दीजिए, तब तो यहां आना आपका सार्थक होता है। लेकिन अमेरिका के 2 मंत्रियों का जाना 61 दिन के बाद में क्या किसी भी तरीके से गेम चेंजर साबित होगा? मेजर जनरल जेके परिहार, देखिए, युद्ध क्षेत्र चल रहा हो कि कीव में इतने मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं जैसे कहा जाता है रशिया की तरफ से, उसमें अगर अमेरिका जैसे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गए हैं तो वो कोई ज़ेलेंस्की साहब के साथ कॉफी पीने तो गए नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 इसके, एक तो सिंबॉलिक होता है कि देखिए यूक्रेन के साथ में हम सब लोग हैं, पहला, और दूसरा ये है कि अगर रशियंस ये डोमिनेट कहते हैं कि हमने पूरा 100% एयर सुपेरिटी हासिल कर ली है, तो वो भी उसको भी ये चैलेंज करते हैं कि ये सारे बेखौफ जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर दूसरे अमेरिका के 2 टॉप मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, तो ये एक तरह से मैसेज ये देने का है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तीसरा जो होता है इंटरनल, उसमें असेसमेंट होते हैं, ग्राउंड लेवल के असेसमेंट, वो भी बातें होती, कुछ बातें होती हैं जो वर्चुअल मीटिंग्स में नहीं होती हैं, इतनी सीक्रेट होती, कोई उसको भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, वो सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। और आगे क्या होना है, अल्टीमेटली इसमें जो है पीस निगोशिएशन ही होना है और एक लेवल पे जाके दोनों टग ऑफ वॉर पे फिर इसमें होगा। रशिया की तरफ से जो है मैं समझता हूं कि ईस्टर्न यूक्रेन का डोनबास का इलाका और ब्लैक सी से लगे हुए मारियोपोल और ओडिशा, इसको वो डोमिनेट करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। अब वो कितने इसमें सक्सेसफुल होते हैं वो टाइम ही बताएगा, पर अमेरिका और नाटो देशों की एंट्री इनडायरेक्ट रूप में हो चुकी है, जैसी खबरें आई कि स्लोवाकिया के, ये तो आपने बड़ी बात कह दी है कि अमेरिका और नेटो की एंट्री इनडायरेक्ट हो चुकी है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, अमेरिका और नेटो की अगर इनडायरेक्ट एंट्री हो गई है तो इसके मायने क्या हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इनडायरेक्ट एंट्री क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री क्या होती है। इनडायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में भविष्य में युद्ध के दरवाजे अमेरिका और नेटो ने भी खोल दिए हैं, अगर खोल दिए हैं रिपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर आप मुझे अलाउ करें, आपका वो पहला वाला सवाल थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर दूं। आपने कहा 60 दिन 61 दिन हम कहाँ हैं, पूरी दुनिया, यूक्रेन और रशिया। मैं बताता हूँ हम कहाँ हैं। हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग एवरी डैम थिंग। हम सिर्फ ह्यूमन लॉसेस पर हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे गरीबी की वजह से हो, चाहे बम्बार्डमेंट की वजह से हो, चाहे किसी भी जगह पर। ठीक है, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है इसका रिजल्ट। ये है अचीवमेंट। हम एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया, यूक्रेन भी और दुनिया भी जी। मैं आपको और बढ़िया बात बताता हूँ। एक जो हमारे यहाँ नई चीज आई है, आर्म्स आर ऑन डिस्प्ले एंड देयर इज अ रेस कि सब लोग ये आर्म्स खरीदें। ठीक है, चाहे वो नेटो कंट्री ही हो। अगर इन दोनों के बीच में होती बात तो फिर भी मैं समझ सकता था, इंक्लूडिंग रशिया। आई मस्ट टेल यू दैट। ओके, एक और बढ़िया बात आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा, बिकॉज ओके यस, एक सबसे बड़ी जो लॉस पूरी दुनिया को हुआ है, यूक्रेन और रशिया को भी हुआ है, वो है डर और खौफ। न्यूक्लियर वॉर का, केमिकल वॉर का, किसी भी वॉर का। दोनों ही कंट्रीज ने प्रूव किया है कि कोई भी कंट्री जब लड़ाई लड़ेगी वो दुनिया में खौफ पैदा कर देती है, जो अपने आप में है। सबसे बड़ी बात, इस लड़ाई से पूरी दुनिया सीखेगी कि इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉर कैसे किया जाता है, कैसे डिसइंफॉर्मेशन या सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के सामने, पब्लिक के सामने प्रोड्यूस करनी होती है। ये है अचीवमेंट 61 डेज का। अनफॉर्चुनेट
sad. लेकिन बहुत ही Very sad. नेगेटिव अचीवमेंट्स हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, आप जितने भी अचीवमेंट बता रहे हैं बहुत ही नेगेटिव अचीवमेंट हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन के रूबिजन शहर में रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया। रशिया का UR-77 सिस्टम से रूबिजन शहर पर अटैक। रिहायशी इलाकों में रशियन धमाके, खंडहर बन गई हैं इमारतें। ये रूबिजन शहर टैक्टिकली स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किन मायनों में खास है, इसे लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन हम सीधे सऊदी अरब का रुख कर लेते हैं। सऊदी अरब से लाइव हैं आसिफ रमीज दाऊदी जी। आसिफ रमीज दाऊदी जी, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अब जाने वाले हैं 26 अप्रैल को मॉस्को। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, अरे भैया युद्ध तो चल रहा है कीव में, युद्ध तो चल रहा है यूक्रेन में, और आप मॉस्को में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर मॉस्को जा भी रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो क्या किसी भी तरीके का हल, कोई सोल्यूशन यूएन निकाल पाएगा इतने दिनों के बाद में? राशिद भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है। जब आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की अगर कुछ बात होती है तो कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मरहले, खास तौर से जब यूक्रेन और रशिया के ऑनगोइंग क्राइसिस पे अगर बात करते हैं तो कोई बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट यूएन की तरफ से ऐसा कुछ दिखा नहीं, वरना 61-62 दिन की बात आप करें और कितने दिन तक जाएगा तो वो कुछ खास। लेकिन देखें, कुछ तो होती है, औपचारिकता होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन एक इसकी जो पॉजिटिव चीज ये हो सकती है, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री जो है यूएस के, वो कीव में और यूक्रेन में मौजूद। ठीक है। दूसरी तरफ यूएन के महासचिव वहां पे जा रहे हैं। तो मैं हमेशा से जो एक बात करता रहता हूं, आज भी उसको कहूंगा, कल शाम में ही आपके ही चैनल पे ये बात भी रखी थी हमने, कि देखें एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि इन तमाम मामलों के बीच जो डायलॉग्स होते हैं या जो एक टेबल्स होते हैं ना जिसमें बैठ के बातें होती हैं, वो विंडो कभी खत्म होता है नहीं, चाहे कितना भी आप युद्ध करते रहें, वो एक ओपन रखना पड़ता है। उधर देखें, यूएन की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव या महासचिव वहां जा रहे हैं, इधर यूएस की तरफ से लोग अपनी टीम भेज रहे हैं, और दूसरी अलग अलग जो पावर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी इंडिया ही की बात करें कि बहुत ही न्यूट्रल वे है और कोशिश ये होती है कि हम पीस और प्रोस्पेरिटी की बात करें, और जहाँ पे मिलना जुलना, ऐसे कई ऐसे ममालिक हैं जिनका ये मानना है कि किसी भी तरह से इसका हल निकले। तो देखें, ये ममालिक अलग अलग तरीके से तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन अगर बहुत सिंसियरली कोई ऐसा एफर्ट लग जाता, या तो ये कहें कि वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं कि एक तरफ वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा चल रहा है और साइकोलॉजिकल वॉर है, उसमें आप देखें कि सबसे अहम चीज ये है कि इन तमाम वॉर में बीच में कितनी सी चीजें चल गई कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। वहीं से आप देखें वेस्टर्न मीडिया से और आप रशियन मीडिया, तमाम जो हम लोग देखते रहे, लगभग आज 61 दिन से हम लोग भी डिस्कशन तो कर ही रहे इस मुद्दे पे, उससे पहले ही से कर रहे हैं। कितनी बार मैं आसिफ भाई, चूंकि आपने बड़े कई जायज पॉइंट उठाए हुए हैं और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र भी यही बात कर रहे थे, मेजर जनरल के सिन्हा भी पिछले लगभग 60-61 दिन से कई डिबेट में मेरे साथ में रहे हैं, और उनका भी यही कहना है, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है या जिस तरह का मीडिया वॉरफेयर चल रहा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया वॉरफेयर से फायदा किसका है, मीडिया वॉरफेयर के जरिए किस तरह का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, कैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या मीडिया वॉरफेयर के जरिए अगर कल को युद्ध खत्म भी होता है तो इस मीडिया वॉरफेयर के जरिए दुनिया में अलग अलग ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाएगी, और अगर कोशिश की जाएगी तो यह किस तरह का वर्चुअल यानी नकली किस्म का ब्लॉक रहेगा, और फिर दुनिया कितने बड़े खतरे में रहेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं अगले पैनलिस्ट के पास में जाऊं उससे पहले काउंटर अटैक पर यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा कर दिया है। बिग ब्रेकिंग, जंग में रशिया के 21,800 सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन का दावा है। सच क्या है झूठ क्या है हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का जो दावा है, कीव इंडिपेंडेंट का जो दावा है, वो ये कि 2238 कॉम्बैट व्हीकल हमने तबाह कर दिए, रशिया के 179 एयरक्राफ्ट, 154 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए रशिया के, ये कहना यूक्रेन का। यूक्रेन आगे दावा करता है कि रशिया के 873 टैंक्स, 191 यूएवी को हमने निशाना बनाया है और हमने रशिया को माकूल जवाब दिया है। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, इससे पहले कि मैं सुरेश जी के पास में जाऊं, एक क्विक रिएक्शन आपसे मैं जरूर चाहूंगा। रशिया यूक्रेन अनाज, एडिबल ऑयल के एक्सपोर्टर, रशिया पेट्रोल एक्सपोर्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर, क्या आने वाले वक्त में दुनिया बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस में जाएगी? अगर जाएगी, भारत में असर क्या होगा? देखिए,
एनर्जी क्राइसिस में तो कभी नहीं जाएगी, जितनी एनर्जी है वो सब अपने आप सेट हो जाएंगे। अच्छा। देखिए, हम युद्ध को केवल ये नेगेटिविटी के तरह लेंगे। युद्ध एक रियलिटी है। हाँ। ये जब से दुनिया बनी है युद्ध होता है। युद्ध एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एम है। जी। और देखिए, तो हम कहते हैं मैं एक फौजी हूँ, तो सामरिक तरीके से क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, जियोपॉलिटिकल क्या है, हम उसको केवल नकारेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल उसके ऊपर बातचीत हो रही है। देखिए, बातचीत सही क्या है? आपने कहा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में ये युद्ध की आउटकम है। अच्छी है या बुरी नहीं कह सकते। ये पूरा का पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। हाँ। ये केवल यूरोप के जो रशियन ऑयल जाते थे वो 5th लार्जेस्ट है ऑयल एंड गैस के ऊपर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जब भी युद्ध होता है तो एक तरीके का समुद्र मंथन होता है। जी हाँ, देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। युद्ध ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये आप अभी अटलांटिक में देख रहे हैं। देखिए, सामरिक तरीके से यदि इसका कई विश्लेषण हो, और रायसीना में आज होगा उसका विश्लेषण। अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी जो अमेरिका ने सोचा था कि हम करेंगे, वो रशिया ने उनके पहले ही उनको मात दे दी उसमें। देखिए, अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी ये है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व अपने नहीं होते हैं, आप केवल अपने मिसाइल, ड्रोन और इनसे होंगे। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जिसको रशिया ने कर जमीन और मिसाइल। देखिए कितना त्रासदी हो रही है। उसके अलावा आप अपने लिमिटेड फोर्स को लगाएंगे। सर, मैं प्लीज इंटरप्ट यू इन बिटवीन, क्योंकि बहुत देर से सुरेश गोयल जी भी फॉर्मर डिप्लोमेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा ने सुरेश एक बहुत बड़ी बात बोली है। उनका ये कहना है वॉर इज अ रियलिटी, आप इससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। और एक तरीके का पूरी दुनिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम हुआ करता है जब भी कोई जंग चल रही होती है, जब भी कोई युद्ध चल रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वॉर इज अ रियलिटी देखें या एक तरफ ह्यूमैनिटी देखें, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो होता है मानवता का होता है, जीवन का होता है, जिंदगी का होता है, जिंदगी के दशकों का होता है, जिंदगी के सेंचुरीज का होता है। तो फिर हम कहां पर आ जाकर के खड़े हैं? ये आपने बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल पूछा है, और अगर हम फिलोसफी की बात करें तो फिर तो ये एक पूरा नया चैप्टर खुल जाएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो मैं इस बात को बहुत छोटे में खत्म करूंगा। बात यह है कि आप पूरा मानव इतिहास देख लें तो मानव इतिहास में युद्ध भी रहा है, जंग रही है, उसके बाद समझौते भी हुए हैं, उसके बाद प्रोग्रेस भी है। अगर हम देखें इससे पहले की जो बड़ी एक लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बना, 30-40 साल शांति रही, लेकिन वो शांति भी स्टेबल नहीं थी। क्यूबा क्राइसिस, उसके बाद यूगोस्लाविया क्राइसिस हुआ 90s में, आपने देखा कि यहाँ पर कोरिया में वॉर हुई। तो देखिए, ये सब जो युद्ध और शांति ये चलती रहती है, लेकिन मानव का नुकसान भी होता है। उसके बाद में नए अध्याय खुलते हैं। कहीं भी देखेंगे आप कि युद्ध के बाद में थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी रही है, नुकसान हुआ है, उसके बाद में इंसान जो है फिर अपनी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ा रही है। तो मैं यही कहूँ, यहाँ पर अगर ये हो रहा है, ये नुकसान होगा, मानवीय नुकसान होगा। ये एक बहुत दुख की चीज है। ये कभी किसी की जान जाती है तो हर एक को दुख होता है। आप ये इशारा करना चाहते हैं क्या सुरेश, आप ये इशारा करना चाहते हैं क्या कि आप भी यही कहना चाहते हैं कि वॉर इज अ रियलिटी और गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है? वेरी मच। सुरेश जी, आपसे ही सवाल है मेरा। आप मेरे से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बात बोल रहे तो बोल लीजिए, आप, मैं सुनूंगा। ठीक है सर, अपनी बात पूरी करें आप। नहीं, मेरी बात पूरी हो, अब मेरे को अपनी बात पूरी नहीं करनी है। मैं खाली एक सेंटेंस बोल रहा था कि उसके बाद में जब नुकसान होता है तो उसके बाद में नई एनर्जी से फिर शुरू होता है। अच्छा। अब यहाँ पर अगर करें इस वॉर की, जो इसमें दिक्कत ये है कि फिलॉसफी को छोड़ करके जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, अच्छा, अगर किसी गलती हुई तो न्यूक्लियर वॉर अगर शुरू हो गई तो वो नुकसान इतना ज्यादा होगा कि उसके बाद में दोबारा कहाँ से शुरू करें ये मालूम नहीं चले।
ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है। क्या हिरोशिमा नागासाकी वाले युग से किसी भी तरह से कंपैरिजन हो सकता है? मैं इसे भी लेकर के आगे सवाल करूंगा, लेकिन अजोवस्टल स्टील प्लांट पर रशियन सैनिकों ने फिर से हमला किया है। ये इस वक्त की ताजा खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जो यूक्रेन की सरजमी से है। हमलों के बाद अजोवस्टल प्लांट पर सैनिकों ने हमला किया, भूखमरी की समस्या हो गई है, यूक्रेनी सेना ने लोगों को राहत सामग्री बांटी है। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। अजोवस्टल से जो खबरें सामने आ रही हैं, यानी अजोवस्टल, मारियोपोल वाला जो इलाका है, इसके अलावा कीव, खार्किव, खेरसोन या फिर पूर्वी यूक्रेन की तरफ भी अगर जाते हैं, इन सभी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि भ्रामक खबरों के चक्कर में ना आए, खबर सच्ची होनी चाहिए। और एक तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार, अब एक और भी सवाल पैदा होता है, क्या ये एक संयोग है पूरी दुनिया में जो चल रहा है कि कई वर्चुअल और कई रियल वॉरफ्रंट खुले हुए हैं? रशिया यूक्रेन रियल वॉरफ्रंट, चाइना ताइवान का एक वॉरफ्रंट जो वर्चुअल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक और वॉरफ्रंट जो वर्चुअल है। इस तरह के न जाने कितने टसल एक साथ पूरी दुनिया में नजर आते हैं। क्या ये महज एक संयोग है? और अगर ये संयोग नहीं है तो फिर ये किस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग पूरी दुनिया में चल रही है? अगर आप पिछले 50 साल में देखें तो पूरी दुनिया में कहीं भी 100% कोई पीस, शांति तो रही नहीं है। लोकल रीजनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चलते आ रहे हैं। 1953 के कोरिया से लेके फिर 62 इंडियन वार, ऑल ओवर वर्ल्ड। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पिछले 5 साल में हो रहा है, जिस तरह से गल्फ में हुआ है सीरिया वार और फिर अफगानिस्तान, वहां से यूएस विथड्रॉ होकर यूक्रेन में हो रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये एक लंबी होती जो एक प्लानिंग होती है और ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और जिस तरह से अमेरिका पिछले 10 साल में इकोनॉमी के क्षेत्र में वो पिछड़ा है और उसकी मिलिट्री पावर को भी एक तरह से उसकी इमेज पे धक्के लगे थे कि वो कोई डिसिसिव वार जीत नहीं सकते हैं, वो इस वजह से अब। और यूरोप में जर्मनी और फ्रांस का जो इमरजेंस हो रहा था अमेरिका के बराबर खड़े होने का नोटों में, तो उन सब बातों को अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग की पूरी प्लानिंग है और वो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और रशिया जो है वो अमेरिका को मात देने के लिए लगे हुए। सारी एक्सरसाइज जो है 2010 और 2014 के बीच में शुरू हुई है। उसी में यूएस की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ बदली, रशिया की पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बदली, चाइना की एग्रेसिव जो बात मेजर जनरल जेके परिहार जो बातें कर रहे हैं ना कि अमेरिका के खिलाफ कैसे चाइना और रशिया ने गोलबंदी की है, या फिर अमेरिका हाल के दिनों में किस तरह से कमजोर हुआ है। पिछले 61 दिन में आसिफ रमीज दाऊदी जी, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आपके जरिए कि अपनी इमेज बिल्डिंग किसने बेहतर की है? जो बाइडेन तो एक लूजर के तौर पर अभी जाने जा रहे हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि अपनी अग्रेसिव पॉलिसीज के जरिए पुतिन ने अपनी इमेज बिल्डिंग की है? क्योंकि मेरे हाथ में एक रशियन सर्वे है, मैं ये कहूंगा चूंकि एक रशियन सर्वे है, इस रशियन सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि 61 दिन पहले यानी युद्ध के पहले पुतिन की जो एक्सेप्टेंस थी रशिया में, ये एक्सेप्टेंस 73% थी और आज की तारीख में 86.39% हो गई है। तो क्या अपने अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से अपनी छवि को मजबूत किया है रशिया के अंदर पुतिन ने? अगर रशिया में मजबूत है तो पूरी दुनिया में क्या? इसमें देखें पूरे 3 एस्पेक्ट्स हैं। 3 चीजों को मैं आपके सवाल के जवाब में लाना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले अमेरिका, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 पे पुतिन और रशिया, और नंबर 3 पे यूक्रेन, जो अभी वहां पे एक स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अमेरिका, जैसा अभी दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा और परिहार जी ने खुद ही अभी बात रखी है कि देखें ये तमाम तैयारियां बहुत पहले से हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की बात है। आप 2010-2014 की बात करें या फिर विड्रॉल जो हुआ अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का, या कई जगहों पे उनको मुंह की खानी पड़ी है और कई जगहों पे उनको उस तरह से वो नहीं मिल पाया। इनका पूरा फोकस आप देखें, हम सब जानते हैं। आसिफ भाई आपकी ही इजाजत से 30 सेकंड के लिए आपको रुकना चाहूंगा, मेरे लिए हेडलाइंस लेने का वक्त हो चला है। हेडलाइंस के ठीक बाद यहीं से अपनी बात आसिफ रमीज दाऊदी आगे बढ़ाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सिंसियर अपॉलॉजीज, आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए आसिफ भाई रुकना पड़ा। हेडलाइंस, बड़ी खबर के आसिफ भाई, बहुत बार बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है जब आप लोग इतना अच्छा बोल रहे होते हैं और बीच में रोकना पड़ता है। हालांकि अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा सवाल यह था, यूक्रेन से युद्ध, अमेरिका नेटो की दुश्मनी, क्या पुतिन ने अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए अपनी इमेज मजबूत की है? आप बोलें, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, मैं जहां से बात रोका था, जैसे कह रहा था कि अमेरिका ने किस तरह से यहाँ देखें कि पूरा शिफ्ट जो है, पूरा इंटरेस्ट
गल्फ रीजन से हटा के अचानक से इंडो पैसिफिक पे किया। फिर लगा कि कैसे एक इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये पूरी मीडिया रिपोर्ट से हम सब लोग जानते हैं कि कैसे उनका ग्राफ गिरता रहा, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। तो ये हुआ कि वो एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश हुई, लेकिन उसमें अभी तक कोई खास कामयाबी मिली नहीं है मेरे हिसाब से। अब पुतिन के जो एग्रेसिव पॉलिसीज रही है, एग्रेसिव जो ये खास तौर से यूक्रेन वॉर में, इसमें देखें कि अगर बहुत और पहले कुछ जीत मिल गई होती तो शायद कहानी कुछ और होती और ग्राफ और भी ज्यादा ऊपर चला जाता। लेकिन अभी आप कुछ और दिन वेट करें, 2-4 हफ्ते, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो भी ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा। अब तीसरा जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप जेलेंस्की की अगर बात करें, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है इसमें, तो जेलेंस्की के बारे में थोड़ा सा ये है कि एक ऐसे एक एनकरेज करने वाले और एक थोड़ा सा ना मनोबल ऊंचा करने वाले वैसे एक इमेज तो आई है। हालांकि आसिफ भाई देखिए, एक होता है मनोबल ऊंचा करके रखना, एक होता है कि अपने देश को युद्ध में झोंक देना, और एक होता है चीजों को मिसकैलकुलेट कर देना। जेलेंस्की ने बहुत मिसकैलकुलेशंस भी की हैं। जेलेंस्की को ये लगा कि इधर से रशिया कर देगा अटैक, अमेरिका आ जाएगा मेरे साथ में, नेटो आ जाएगा मेरे साथ में, ब्लैक सी में हम पूरी तरह से घेर लेंगे, हम पूर्वी यूक्रेन की तरफ से भगा देंगे, डॉनबास इलाके में कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन जेलेंस्की से भी मिसकैलकुलेशन बड़ी हुई है, और बहुत समझदार नहीं कह सकते कि अपने देश को ही युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया है। अब एक सवाल है सुरेश गोयल जी आपसे। आसिफ भाई अभी ये कह रहे थे कि अपनी इमेज पुतिन की कमजोर हुई है, लेकिन मेरा इसके ठीक उलट एक सवाल है। अगर आसिफ भाई कहते हैं इमेज कमजोर हुई है, वहीं आप ये देखें 61 दिन की जंग, जब एक जमाने में यानी अभी हफ्ता 10 दिन पहले तक रूबल बहुत नीचे गिर रहा था, रूबल का ग्राफ बहुत नीचे गिर रहा था, रशिया की जो मुद्रास्फीति है ये बहुत नीचे चली जा रही थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन में पुतिन ने ऐसा क्या किया कि रूबल को भी कंट्रोल कर लिया है और मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल कर लिया है। सुरेश जी, शायद आपका फोन म्यूट हो गया है, अगर अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज आएगी। अनम्यूट करें अपने आप को, आप बोलें। अब मेरी आपका आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है, आप बोलें। अब ये जो सवाल है, दो बिल्कुल अलग अलग इश्यूज है ये। इस बात में कोई शक की बात नहीं है कि चाहे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिहाज से देख लें या जो एक वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा है उसके लिहाज से देख लें कि पुतिन की जो इमेज है पिछले 2 महीने में काफी नीचे गई है, और एक तरह से चाहे रियलिटी कुछ भी हो, एक तरह से पुतिन को ही यूक्रेन वॉर के लिए ज्यादातर देश जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये तो इशू है। जो दूसरा इशू रूबल की वर्ल्ड वैल्यू की बात है, वो इशू ये है कि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं रूस के खिलाफ, उसकी वजह से रूस की इकोनॉमी काफी नीचे गिर जाएगी। लेकिन रशिया ने ये दिखा दिया है कि वो इन सैंक्शंस को झेलने में सक्षम है। और नंबर 2 यूरोप और बाकी देश भी रूस के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करते हैं काफी सप्लाईज के लिए और एनर्जी सप्लाई के लिए खास तौर पर। चीन रशिया से खरीद रहा है, काफी फ्रांस जर्मनी भी खरीदते चले जा रहे हैं, पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है। तो इसकी वजह से ये साफ हो गया है कि रूबल की वैल्यू को कम होने कोई वजह ज्यादा दिखाई देती नहीं है। लेकिन रशियन इकोनॉमी कर्नल शैलेंद्र, अगर यहाँ पर 2 पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि पुतिन की इमेज गिरी है, मैं इसके उलट 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि पुतिन ने ये कहा कि भाई हम अपने बॉर्डर को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, हम युद्ध में किसी को ढकेलना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप नेटो में शामिल होने की जिद ठाने हुए हैं तो ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हमने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। ये करके पुतिन रशिया में तो वाहवाही बटोर लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में वॉर क्रिमिनल जैसे बन गए हैं। फायदे का सौदा क्या है? और रशिया में हीरो बन जाना, ये बताना कि देश की रक्षा के लिए मैंने अटैक किया, या पूरी दुनिया में विलन बन जाना? देखिए क्या बड़ी बात है, रशिया में 86% उनकी वो बढ़ी है, तो इसको हम अचीवमेंट कह रहे हैं। नेगेटिव अचीवमेंट कोई नहीं कह रहा, इसको अचीवमेंट कह रहे हैं। एग्रेसिवनेस को आज हम अचीवमेंट के साथ तोल रहे हैं। इमेज बिल्डिंग हो रही है। इमेज बिल्डिंग, आपने पूरी दुनिया को एक लड़ाई में झोंका हुआ है, अपने देश को लड़ाई में झोंका हुआ है। आप इमेज बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, आप एग्रेसिवनेस ढूंढ रहे हैं। पुतिन साहब को ये जरूर सोचना चाहिए, मैं उनका क्रिटिक नहीं हूं, मैं रशिया का क्रिटिक नहीं हूं, लेकिन जैसा आपने कहा किसी की भी अगर साइड ना ली जाए तो क्या ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं?
मैंने जो आपको गिनवाए थे ना अचीवमेंट्स, वो इसीलिए गिनवाए थे कि इन दोनों बेवकूफ आदमियों को, दोनों बेवकूफ कंट्रीज को ये पता ही नहीं चला कि अचीवमेंट है ये, डिस्ट्रक्शन इज अचीवमेंट फॉर देम। उन्हें नहीं पता चलता, उनकी आप मिसकैलकुलेशन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिस इज कॉल्ड एज ब्लंडर, पागलपन ज़ेलेंस्की का, कि आपने अपने देश को, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि आपने लड़ाई एक्सेप्ट कर ली, आपने एक अपनी कंट्री को उस सिचुएशन पर ले आए कि जहां दूसरी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। मैं कहता हूं दूसरी कंट्री का भी, रशिया का भी फेलियर है कि आप इस चीज को डिप्लोमेटिकली, प्रेशर वाइज, एनवायरमेंट। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, मेरी डिबेट में 3 बहुत ही डिग्निफाइड फौजी बैठे हुए हैं, और जिनमें से कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र का ये कहना है कि ये ब्लंडर है, ये बेवकूफी है, अगर दो देश यहाँ पर भिड़े पड़े हुए हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि वॉर एग्जैक्टली इज अ रियलिटी। यस, इट इज। देखिए राशिद, मैं वो क्या सोचते हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करा। वो ठीक है, वो मानवता से, हार्ट से, एब्सोल्युटली जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड कभी आइडियलिस्टिक नहीं होती नहीं। यू नो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 56 कंट्रीज में इससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, इससे ज्यादा लोग मारे गए हैं जी। यू नो 10 लाख मरे थे आपके यू नो इराक की फ्रीडम 1 और 2 में। तो मैं उनका आकलन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए जो रियलिटी है, मैं उसका आकलन के लिए बैठा हूँ और मैं उसका ही कहूँगा। देखिए बात यह है कि हम लोग इस समय कौन सही है कौन गलत का छोड़ दें, युद्ध चल रहा है, हम युद्ध उसको कर लेंगे। जब खत्म हो जाएगा युद्ध तो आप कर लीजिएगा कि कौन सही था कौन गलत। देखिए आज के दिन में चीजें क्या हो रही है वो देखिए, और क्या चीज है, वस्तु स्थिति को समझने की चेष्टा नहीं करेंगे तो हम हमारी यू नो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए ये युद्ध कोई पहले जो बता रहे थे परिहार साहब, ये 12-13 बोल रहे हैं 16 के आसपास, ये 22 सालों के पहले की इसकी तैयारी नहीं, इसका यू नो इसकी स्थापना हो चुकी थी, इस तरह से होगा। ये ट्रांस अटलांटिक के सिक्योरिटी का मामला है और वो सिक्योरिटी कंसर्न में इंडो पैसिफिक हम अभी कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा है, तो इंडो पैसिफिक खराब है। इंडो पैसिफिक में जो क्वाड बन रहा है, क्वाड मेजर जनरल के सिन्हा, मारियोपोल को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ गई। मारियोपोल हमले पर यूक्रेन ने रशिया पर बड़ा आरोप लगाया है। रशिया ने लोगों को निकलने का रास्ता नहीं दिया, ह्यूमन कॉरिडोर बंद कर दिया। यूक्रेन का कहना है मानवीय आधार पर रशिया ने किसी भी तरह की मदद नहीं की। रशिया ने मारियोपोल में नहीं रोके हमले। रशियन हमले में मारियोपोल में मारे गए 10,000 लोग। मारियोपोल के मेयर का कहना है कि ह्यूमन कॉरिडोर यानी लोगों को निकलने के लिए, लोगों को एस्केप करने के लिए किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं दी गई। इसके बाद अगली ब्रेकिंग बैक टू बैक चलाएं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन को दे दी चेतावनी, यूक्रेन में पाए गए ब्रिटिश सैनिक तो हम छोड़ेंगे नहीं। रशिया ने कहा यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर रशिया ने इस्कंदर मिसाइल भी तैनात की है, और इस्कंदर मिसाइल तैनात करने के पीछे की नियत या मंशा क्या है, इसे भी लेकर के अलग अलग विश्लेषण है, अलग अलग एनालिसिस है। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन ऑन 9th of May? विक्ट्री डे परेड से पहले क्या होने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि विक्ट्री डे परेड यानी 9 मई का दिन, या 2 चीजें कही जा रही हैं पूरी दुनिया में, या तो उससे पहले युद्ध बंद हो जाएगा या उसके बाद युद्ध और अग्रेसिव हो जाएगा। और कई भ्रामक खबरें भी हैं कि परमाणु बम भी फोड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। हालांकि मैं इसे भ्रामक ही कहूंगा। जहाँ तक परमाणु हथियारों के उपयोग का है तो ये तो भ्रम ही है, और मेरा खुद का आकलन ये है कि ये अब कभी इस विश्व में होगा नहीं जी। कोई भी चीज तो है, क्योंकि उसमें एक का ही नुकसान नहीं होता है, सारे रशिया का भी होगा, अमेरिका का भी होगा, यूरोप का होगा, भारत का भी होगा। तो ये उस लेवल तक कोई भी इन चीजों को आगे जाने नहीं देगा। हर चीज में बैकडोर डिप्लोमेसी है, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे हमारे माननीय पैनलिस्ट ने पहले भी बताया कि डायलॉग रिमेन्स ऑन इन एनी एक्टिविटी, तो वहां तक ये जाएगा। रहा सवाल विक्ट्री डे का, तो जब कोई युद्ध 60 दिनों में चला गया है और आज तक कोई डिसिसिव नहीं हुआ है, तो विक्ट्री डे पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि पुतिन जो है रशिया को ये संदेश देंगे और गिफ्ट देंगे कि हमने यूक्रेन में ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूक्रेन और साउथ यूक्रेन में पूरा कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को कमजोर कर दिया है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। वो अपने मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने देश का बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं करते रहेंगे, पर ग्राउंड रियलिटी ऐसी ही रहेंगी
और इस युद्ध का अंत जो विक्ट्री होनी है वो यही हो सकती है कि कर्नल शैलेंद्र से मेरा सवाल होगा, लेकिन उससे पहले सर आई एम सो सॉरी, एक ब्रेकिंग आ गई है। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने कीव का दौरा किया है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री। ब्लैक सी में अमेरिका रूस के एक्शन पर रखेगा नजर, ब्लैक सी में अमेरिका तैनात करेगा MQ-9 ड्रोन। ये अमेरिका ने अभी ताजा फैसला किया है, यानी अभी भी हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन तुर्की ने रशिया के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। तुर्की ने रशिया पर बैन लगा दिया है, रशिया के लिए हवाई सीमा अपनी बंद कर दी है। ये तुर्की की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। कर्नल शैलेंद्र, बाइडेन के जहन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ही दबाव के बाद, बहुत ही प्रेशर के बाद में अब अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भेजे गए हैं कि ब्रिटिश पीएम पहुंचे तब दबाव आया, स्पेनिश पीएम पहुंचे तब दबाव आया, डेनमार्क के पीएम पहुंचे तब दबाव आया। बाइडेन के दिमाग में क्या है? तो मुझे आप एक बात बताइए, ये जो विजिट है इनसे क्या दबाव आ रहा है और उस दबाव का क्या रिजल्ट हो रहा है? आई थिंक आई विल हैव टू एग्री विद जनरल सिन्हा सर कि अगर वॉर इज अ रियलिटी राइट नाउ, तो भाई साहब आप इसको रोकने के लिए आ रहे हैं या इसे भड़काने के लिए? आप तो ये जरूर डिसाइड, यूनाइटेड ये आप यूएन के जो चीफ हैं, ये जो विजिट कर रहे हैं, ये क्या पीएचडी कर रहे हैं? आसिफ भाई, ये बहुत जायज सवाल है। आसिफ भाई, बहुत जायज सवाल है। आग में घी कौन डाल रहा है और आग में पानी कौन डाल रहा है? आसिफ भाई। जी, मैं बिल्कुल, मुझे वो बात याद आ गई जो कल शाम में ही आपके साथ आपके चैनल पर डिस्कशन हुआ है कि हु इज द फायर फाइटर एंड हु इज द इंसिनरेटर। देखिए, इसमें आग में पानी ही डालने की बात है, इसको रोकने की कोई बात तो है नहीं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें फायदा किसका हो रहा है, ये देखिए, इसको रोक के क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, पुतिन तो अपने हिसाब से जो भी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो आसिफ रमीज दाऊदी जी, सुरेश जी, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, मेजर जनरल रिटायर्ड JK परिहार जी, मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा, इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर जब भी आप मेरी डिबेट में होते हैं। आप लोग बहुत ही डिग्निफाइड गेस्ट हैं मेरे लिए और मेरी डिबेट का सम्मान बढ़ता है जब आप जैसे गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर मेरे साथ में होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में जो मेरे आसपास की स्क्रीन है, कई बुनियादी सवाल खड़े कर रही है। इस स्क्रीन के जरिए हम ये बताना आपको चाहते हैं कि सवाल कितने हैं जो 61 दिन के बाद भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कौन सच्ची खबर दिखा रहा है, कौन भ्रामक खबर दिखा रहा है, कौन TRP के नाम पर ड्रामेबाजी कर रहा है। हमें ड्रामेबाजी नहीं करनी है और हम सिर्फ और सिर्फ आपको सटीक खबर, तथ्यात्मक खबर दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।